हेलो फ्रेंड्स, फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल। आज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA रेगुलेशंस देख रहे थे 2010 का, और उसी में आज का अगला लेक्चर है। तो हम देखते हैं वो क्या है। हम अगर शुरू से देखें इंडेक्स में तो हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये हम कवर कर चुके हैं। ये सब लेक्चर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इवन हम लोग चैप्टर 4 भी देख चुके हैं और चैप्टर 5 भी हम लोग देख चुके हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स एंड जनरेटिंग स्टेशंस। इसमें है रेगुलेशन नंबर 55, मटेरियल एंड स्ट्रेंथ, कि कौन सा मटेरियल होना चाहिए, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होना चाहिए। फिर है रेगुलेशन नंबर 56, जॉइंट्स किस तरह के होने चाहिए। फिर है रेगुलेशन नंबर 57, मैक्सिमम स्ट्रेसेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कितना स्ट्रेस किसी चीज़ पे आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को, उसके बारे में है। फिर इसमें आते हैं हम रेगुलेशन नंबर 73 जो कि है सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। उसमें यह है कि एवरी ओवरहेड लाइन विच इज़ नॉट बीइंग सस्पेंडेड from a dead bearer wire, not being covered with insulating material and not being a trolley wire erected over any part of a street or other public place or in any factory or mine or on any consumer's premises shall be protected with earth guarding for rendering the line electrically harmless in case it breaks। इनका कहना है कि किसी भी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस पे, किसी भी माइन के ऊपर से या कोई ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेस हो, कहीं भी स्ट्रीट पे अगर कोई ओवरहेड लाइन जा रही है बिल्कुल जो कि सस्पेंडेड नहीं है डेड बेरर वायर के साथ में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अर्थ गार्डिंग देना पड़ेगा ताकि लाइन जो है वो इलेक्ट्रिकली हार्मलेस हो जाए अगर वो ब्रेक भी हो तो। और एनी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर द ओनर ऑफ एनी सच ओवरहेड लाइन वेयर एवर इट मे बी इरेक्टेड टू प्रोटेक्ट इट इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन। जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है उन्हें ये नोटिस में लगेगा ओनर की तरफ से उस ओवरहेड लाइन की, कि जहाँ पर भी ये है वो ये रेगुलेशन नंबर 1 में दी हुई सेफ्टी के मेजर्स फॉलो कर रहे हैं। फिर थर्ड है द ओनर ऑफ एवरी ओवरहेड लाइन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट शैल मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स एज पर रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट अनडेजिग्नेटेड पर्सन्स फ्रॉम असेंडिंग एनी ऑफ द सपोर्ट्स of such overhead lines which can be easily climbed upon without the help of a ladder or special appliances। ओवरहेड लाइन जिसका कि वोल्टेज 650 वोल्ट से ज़्यादा है उसके ओनर को इस तरह के अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे। वो अरेंजमेंट भी इंडियन स्टैंडर्ड्स IS कोड्स के हिसाब से होने चाहिए ताकि कोई भी अनडेजिग्नेटेड पर्सन, मतलब जो ऑथोराइज नहीं है, जो डेजिग्नेटेड नहीं है, वो पर्सन किसी भी तरह का सपोर्ट लगा के उस ओवरहेड लाइन पे आराम से चढ़ ना जाए। मतलब सीढ़ी वगैरह लगा के या बिना लैडर के ही वो उस पर आराम से ना चढ़ जाए, उसको ऐसे अरेंजमेंट्स करके रखने पड़ेंगे कि कोई ऐसे आसानी से ना चढ़ पाए उस पर। एक्सप्लेनेशन For the purpose of this regulation, rails, reinforced cement concrete poles and pre-stressed cement concrete poles without steps, tubular poles, wooden supports without steps, I-sections and channels shall be deemed as supports which cannot be easily climbed upon। देखिए इस तरह के सपोर्ट्स जो होते हैं रेल से, वुडन सपोर्ट्स, टेबुलर पोल्स, ये सब वो बनाए जाते हैं ओवरहेड लाइन्स के वहाँ पे, तो इसको जो है इजीली चढ़ा नहीं जा सकता है और इसको वैसे सपोर्ट नहीं माना जाएगा। फिर है रेगुलेशन नंबर 74, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। तो ये देख लेते हैं द ओनर ऑफ एवरी ओवरहेड लाइन, सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन विच इज एक्सपोज्ड टू लाइटनिंग शैल अडॉप्ट efficient means for diverting to earth any electrical surges due to lightning which may result into injuries। जो भी ओवरहेड लाइन के ओनर है, सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन के, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा बिजली गिरने का, लाइटनिंग का खतरा रहता है, तो उन्हें ये इफ़िशिएंट मेजर्स करने पड़ेंगे कि वो लाइटनिंग जब स्ट्राइक हो तो वो अर्थ में डाइवर्ट हो जाए। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो एक्स्ट्रा वाले वो अर्थ में डाइवर्ट हो जाए ताकि किसी को इंजरी। फिर है सेकंड पॉइंट इसमें, या फिर सब रेगुलेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, द अर्थिंग लीड फॉर एनी लाइटनिंग रेजिस्टेंस शैल नॉट पास थ्रू एनी आयरन और स्टील पाइप। जो भी अर्थिंग हम दे रहे हैं वो किसी भी तरह के आयरन या स्टील पाइप से गुजर के नहीं जानी चाहिए, बट शैल बी टेकन एज डायरेक्टली एज पॉसिबल फ्रॉम द लाइटनिंग अरेस्टर विदाउट टचिंग एनी मेटल पार्ट वो सेपरेट वर्टिकल ग्राउंड इलेक्ट्रोड or junction of the earth mat already provided for the substation of voltage exceeding 650 volt subject to the avoidance of bands wherever practicable।
इनका कहना है कि जितना पॉसिबल हो लाइटनिंग अरेस्टर्स से बिना किसी मेटल पार्ट को टच करे डायरेक्ट ग्राउंड में जानी चाहिए और किसी भी तरह का उसमें बैंड या मोड़ना नहीं होना चाहिए, राइट। तो ही वो सही तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। PCE रेगुलेशन आज मैं ख़त्म करती हूँ। यस, आज ये फिनिश हो गया है, क्योंकि इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इतने सेफ्टी के हिसाब से काम की नहीं है, वो स्पेसिफिक हो जाती है। इसमें माइंस का चैप्टर है और भी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इंडेक्सेस का। जैसे कि हम फिर चैप्टर नंबर 7 था सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स एंड जनरेटिंग स्टेशंस। इसमें भी हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं। हमने ये सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग देखा था। फिर इसका अगला चैप्टर है वो स्पेशली सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, और इसका अगला चैप्टर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर माइंस एंड ऑयल फील्ड्स है। तो ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हो जाएंगे अगर मैं इसे लेना चाहूँगी तो आज ये CEA रेगुलेशन 2010 हमने फिनिश कर दिया है। इसके अमेंडमेंट्स जो है इसमें इसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं मैंने वो ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बता दिया था। जब भी शुरू करा था मैंने तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में मैंने इसके अमेंडमेंट्स और ये सब भी बता चुकी हूँ मैं। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में आते तो प्लीज़ मेरे चैनल FAST2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, एक नए रेगुलेशन और नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।